अब ध्यान दीजिए, भूतापीय ऊर्जा के संदर्भ में, भूतापीय ऊर्जा के संदर्भ में हमें स्टेटमेंट पर विचार करना है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। तो सबसे पहले यहाँ समझना है कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। यानी पृथ्वी पर हमें जितने भी प्रकार से ऊर्जा उपलब्ध होते हैं उनका कहीं ना कहीं सूर्य से संबंध होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो पृथ्वी को जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसको उस सौर ऊर्जा में से पादप स्तर पर, उत्पादक स्तर पर पादप समुदाय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और इसी बायोमास ऊर्जा का उपयोग जब जीव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं तो जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यही बायोमास जब जमीन के यानी अवसादों के साथ दब जाता है तो यही कार्बनिक पदार्थ जो है अंततः जीवाश्म में परिवर्तित होता है। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जिसका उपयोग हम कहीं ना कहीं ऊर्जा के पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते आ रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके ईंधन का उत्पादन करते हैं तो उसे जैव ईंधन बायोफ्यूल कहते हैं। ये भी अभी आपने देखा। अगर पृथ्वी की सतह के द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, सतह के तापमान में वृद्धि होती है तो इस कारण से प्रेशर डिफरेंस होता है, हवाएं चलती हैं। हवाओं के चलने के कारण चलने वाली वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके भी हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार अगर पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, वायुमंडल में वाष्प जाता है, बारिश होती है और उसी वर्षा के जल का बहाव जब नदी बेसिन में होता है तो उस प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग भी हम जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए करते हैं। यहाँ तक कि अगर आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे कि समुद्र में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उस तरंग की गतिज ऊर्जा का उपयोग भी हम किससे कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए। इसीलिए सूर्य को हम जीरो सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। लेकिन दो अपवाद है, एक है ज्वारीय ऊर्जा और दूसरा है भूतापीय ऊर्जा। क्योंकि आप यह जानते हैं कि चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जब समुद्र जलस्तर में वृद्धि होती है तो हम उसे ज्वार कहते हैं और ज्वार के कारण जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसकी गतिज ऊर्जा का उपयोग करके भी हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो वहाँ पर सूर्य प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की भूमिका नहीं है। और दूसरी तरफ पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है और इसका मुख्य कारण है रेडियो सक्रिय तत्वों का विघटन। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण जो तापमान में वृद्धि होती है, उस तापमान के बढ़ने से जब पदार्थ पिघलते हैं, गर्म गलित अवस्था में रहते हैं तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा में ठोस, तरल और गैसीय तीनों ही पदार्थ रहते हैं तो जहाँ कहीं पर भी रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण तापमान बढ़ता है, हीट जनरेट होता है, उस क्षेत्र में जो हीट है उस हीट का उपयोग हम वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में कर सकते हैं और उसी ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो अब देखिए, यह पृथ्वी के कोर में रेडियोधर्मी कणों के क्षय से उत्पन्न होती है। कोर ही नहीं बल्कि क्रस्ट के पास, मैंटल कहीं भी हो सकता है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं पर भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के विघटन से उत्पन्न होती है। तो करेक्ट है। इसी स्थानीय स्तर पर उपयोग किया जाना आवश्यक है। सही है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ पर रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण तापमान बढ़ेगा, वहीं पर अगर तापमान के बढ़ने से जल वाष्प बनकर सतह की ओर आ रहा है या गर्म जल का स्रोत सतह की ओर आ रहा है तो गर्म जल के स्रोत या वाष्प का उपयोग हम उसी जगह पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कर सकते हैं। इसलिए स्थानीय स्तर पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर यह मौसमी भिन्नता से गंभीर रूप से प्रभावित होता है। एकदम नहीं, गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि इसका संबंध बाह्य वातावरण से होने की बजाय पृथ्वी के आंतरिक भाग से। तो यही एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जिसका बाह्य वातावरण से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। भारत में अब ये स्टेटमेंट गलत है तो पहला स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिला है। तो हम देख लें इसी के आधार पर कि जो ऑप्शन दिया गया है
कहाँ कहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है, तो ये नहीं होगा। तीसरा स्टेटमेंट, यहाँ पर विकल्प में 3 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर विकल्प में 3 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो अब ऐसे ही मैं ऑप्शन पे आगे सी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, 1, 2 और 4। और इसके द्वारा हम ये भी क्लियर कर सकते हैं कि भारत में भूतापीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता लगभग 10,000 मेगावाट है। ठीक है, तो एक नई जानकारी आपको यहाँ से मिल गई। ये तो कॉन्सेप्ट पर आधारित स्टेटमेंट थे तीनों ही, और ये फैक्ट पर आधारित स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को जाने बिना भी जियोमॉर्फोलॉजी की अगर बेसिक समझ रखते हैं तो इन तीनों स्टेटमेंट को आप पढ़कर ये समझ सकते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है, और ऐसे में आप सही उत्तर पे आ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप चाहें तो जियोथर्मल एनर्जी को इंडिया में मैप के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख में पुग्गा घाटी है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है, उसी प्रकार इधर हरियाणा के रीजन में सोहना है, सोहना। उसी प्रकार अगर आप आ जाएं तो ये 3 ऐसे हैं जहाँ भूतापीय ऊर्जा यानी हॉट स्प्रिंग आपको मिलेगा, गर्म जल के स्रोत मिलेंगे। और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो ये रीजन है, या मध्य प्रदेश का, या मध्य प्रदेश से झारखंड तक का ये क्षेत्र है, या उड़ीसा का ये क्षेत्र, या गोदावरी का ये क्षेत्र है, या यहाँ पर क्षमता अधिक है, यहाँ पर भी भूतापीय ऊर्जा के स्रोत मिल सकते हैं। तो ऐसे आप मैप के द्वारा अपनी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, पवित्र उपवन के संदर्भ में, पवित्र उपवन जिसे सैक्रेड ग्रोव्स भी कहते हैं इंग्लिश में, हमें स्टेटमेंट पर विचार करते हुए करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। अब मान लीजिए कि आप पवित्र उपवन के बारे में नहीं भी जानते हो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। जैसे इन्हें स्थानीय समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से स्थानीय देवताओं के निवास के रूप में पूजा जाता है। यह बात सही है। स्थानीय समुदाय जब अपने पेड़ पौधों की पूजा करने लगते हैं, उसे वो अपने धर्म से जोड़ कर देखते हैं, उसके प्रति उनकी एक अलग आस्था होती है। तो इस प्रकार के वनस्पतिक प्रदेश को उपवन का नाम दे दिया जाता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जनजातीय समुदाय प्रकृति की पूजा करते हैं, और इस प्रकार की धार्मिक आस्था के लिए जिस टर्म का यूज किया था उसे एनिमिज्म भी कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले पौधों और जानवरों को समुदाय द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो कॉमन सेंस भी अप्लाई कीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा कि जब कोई भी स्थानीय समुदाय पौधों और जानवरों की पूजा कर रहे हैं, उसके प्रति उनकी धार्मिक आस्था है, तो कहीं ना कहीं वो अपने जिसे वो देवी देवता मान रहे हैं उसका वो सुरक्षा तो करेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। राज्य सरकारों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे संरक्षित क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी जा सकती है। हाँ, राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार के पवित्र उपवन को भी वो वन्य जीव संरक्षण के रूप में या किसी प्रोटेक्टेड रीजन के रूप में उसे दर्जा दे दें। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार पवित्र उपवन को संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दे सकता है, उसे नोटिफाइड कर सकता है, लेकिन जो स्थानीय समुदाय का अधिकार है उसे नहीं छीन सकता है, क्योंकि स्थानीय समुदाय के पास जो अधिकार है उस अधिकार में कहीं ना कहीं वो खुद ही पवित्र उपवन की सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो इसलिए इस अधिकार को नहीं छीना जाता है। तो अगर अगले स्टेटमेंट को देखा जाए तो सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बाद स्थानीय समुदाय के पारंपरिक अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं। कहेंगे नहीं, एकदम गलत है। प्रतिबंधित क्यों किया जाएगा? जब स्थानीय समुदाय उसे देवी देवताओं के रूप में देख रहे हैं, जब स्थानीय समुदाय वहाँ के जानवरों का, पौधों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो फिर बल्कि सरकार उसे संरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान करके स्थानीय समुदाय को ही विशेष सुविधाएं प्रदान करेगी। इसलिए स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इस क्वेश्चन में 1, 2 और 3 सही, तो कह सकते हैं ना कि बी करेक्ट आंसर हो गया। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। और देखिए, इस प्रकार से आप चाहें तो मैप की सहायता से ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पर जो पवित्र उपवन है उनकी संख्या अधिक है। जैसे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये कुछ ऐसे राज्य, वेस्ट बंगाल यहाँ पर सबसे अधिक है। उसके बाद अगर दक्षिणी भारत में है तो कर्नाटक में सबसे अधिक है।
तमिलनाडु में सबसे अधिक है। तो इस तरह से कहाँ कहाँ इनकी संख्या सबसे अधिक है और कहाँ इनकी संख्या सबसे कम है, उसको आप, जैसे दिल्ली है, यहाँ पर ऐसा कोई पवित्र उपवन नहीं है। सामान्यतः जहाँ स्थानीय समुदाय में कहीं ना कहीं उसका एक अपना हिस्ट्री होता है, वहाँ के लोगों में इस प्रकार की आप विशेषता या इस प्रकार के सांस्कृतिक विशेषताओं को देखने को मिल सकता है। तो ऐसे मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं।